स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। हम लोग ऑलरेडी चैप्टर से इंट्रोड्यूस हो चुके थे। वी ऑलरेडी हैव एन एक्वेटेंस विद टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। हमने पढ़ा था क्या है सोशलिज्म, क्या है कार्ल मार्क्स का थ्योरी। सोशलिज्म जो है वो इक्वलिटी में बिलीव करता है। सोशलिज्म ये मानता है कि जब तक जो है कैपिटल एंड मनी एंड पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सारे लोगों को इक्वली नहीं मिलेगा, तब तक जो जस्टिस है वो प्रिवेल नहीं करेगा। एंड हमने पढ़ा था कि कैसे सोशलिज्म का ऑनसेट रसिया में होता है। सोशलिज्म के आने से पहले रसिया के सोसाइटी में किस तरह के चेंजेज हुए, लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, कंजर्वेटिव्स के कौन थे, ये सारा हमने पढ़ा। इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में, रसिया के सोसाइटी के बारे में पढ़ा। सोशल चेंज कैसे कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इंट्रोडक्शन ऑफ सोशलिज्म ये कैसे फैला। तो वो यूरोप से जो है वो सेकेंड इंटरनेशनल एसोसिएशन करके एक संस्था थी, उसके थ्रू जर्मनी वगैरह में फैला। और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में हमने ये जाना कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो 1917 का था, उसमें जो है सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने, तो रशियन रिवॉल्यूशन क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। और आज जो है हम पढ़ेंगे रशियन एम्पायर के बारे में जानेंगे। कौन उस समय रूलर था, द त्सार निकोलस वाज द रूलर। तो उसने कैसे इसको रिवॉल्यूशन वाले एरा को टैकल डाउन किया। एंड रशियन एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला था। इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में जानेंगे। एंड फाइनली हम ये जानेंगे कि सोशलिज्म का आगमन कैसे हुआ रसिया में। तो सबसे पहले रशियन रिवॉल्यूशन किस घटना को बोलते हैं। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद सोशलिस्ट के जो ग्रुप थे उन्होंने सरकार पे कंट्रोल कर लिया रसिया में, और मोनार्की 1917 में फॉल डाउन हुई। एंड अक्टूबर के ही इवेंट को जो है वो रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब पहले ये जान लीजिए इसका बैकग्राउंड। तो रशियन एम्पायर 1914 ईस्वी में रसिया वाज रूल्ड बाय त्सार निकोलस II एंड इट्स एम्पायर। रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, आज जो तुम फिनलैंड नाम का देश देख रहे हो, लैटविया देख रहे हो, लिथुआनिया देख रहे हो, इस्टोनिया देख रहे हो, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस तक फैला हुआ था रशियन एम्पायर। और इधर तुमको स्ट्रेचिंग टू द पैसिफिक, प्रशांत क्षेत्र तक, प्रशांत महासागर के एरिया के को कवर करता था। और आज का जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है उसको कवर करता था, एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को कवर करता था। यानी काफ़ी लंबा टेरिटरी था रसिया का। और मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन थी इन सारे कंट्रीज़ में, इन सारे टेरिटरी में, रशियन एम्पायर में, वो आपको रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे। रसिया की प्राचीन ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर परंपरावादी क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे। ठीक है, तो ये रहा रशियन एम्पायर के बारे में जानकारी। अब पढ़ेंगे उस समय की इकोनॉमी एंड उस समय का जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था उसके बारे में। इकोनॉमी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो 20वीं सेंचुरी के बिगनिंग में रशियन पॉपुलेशन में ज़्यादातर संख्या एग्रीकल्चरलिस्ट की थी एंड हु यूज टू कल्टिवेट फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर आवर नीड्स। ये जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे ये मार्केट के लिए या फिर अपने ज़रूरतों के लिए वो कल्टिवेशन का काम करते थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को दो प्रोमिनेंट शहर थे उस समय के इंडस्ट्रियल एरिया माने जाते थे। मॉस्को अभी कैपिटल है रसिया का। और क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन, बट लार्ज फैक्ट्रीज भी थे क्राफ्ट वर्कशॉप के साथ साथ। और 1890s में और ज़्यादा फैक्ट्री सेटअप किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री भी बढ़ी। लार्ज फैक्ट्रीज को सुपरवाइज किया जाने लगा गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट कि लार्ज फैक्ट्री में मजदूरों को मिनिमम वेजेस मिल सके एंड आवर्स ऑफ वर्क को लिमिट किया जा सके, काम करने का जो घंटा है वो निश्चित हो। वर्कर्स को सोशल ग्रुप में डिवाइड किया गया था, दे वेर ऑल्सो डिवाइडेड बाय देयर स्किल। लेकिन इन डिवीजन के बावजूद वर्कर्स जो है उस समय खासकर यूनाइट हो जाते थे जब उनके किसी साथी के साथ भेदभाव होता या उसके वर्किंग कंडीशन में कोई छेड़छाड़ होती या फिर उनको डिसमिस किया जाता नौकरी से। तो ठीक है, तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये। अच्छा, अब सवाल है कि पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, लेकिन ज़्यादातर जो मतलब प्रॉपर्टी जो लार्ज प्रॉपर्टीज़ थी उस पर कंट्रोल किसका था। तो नोबिलिटी का, जो एलिट क्लास था उसका, या फिर क्राउन का, जो प्रिंस था राजा था उसका, या फिर ऑर्थोडॉक्स चर्च
ज़्यादातर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज यही लोग ऑन करते थे, और पीजेंट्स जो है वो मोस्ट ऑफ द लैंड पे हालांकि खेती करते थे। तो नोबल्स गॉट पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द शाह टू द शाह। तो नोबल्स जो थे, जो एलिट लोग थे, उन्होंने राजा की परिक्रमा की, राजा की खूब सेवा करी, राजा के प्रति लॉयल रहा, तो उनको जो है पावर एंड पोजीशन मिली। रसिया में पीजेंट्स क्या चाहते थे, तो लैंड ऑफ नोबल्स, नोबल की ज़मीन वो वापस चाहते थे। और यहीं से जो है कल्मिनेशन होना शुरू हो गया क्या चीज़ का, सोशलिज्म इन रसिया। ठीक है, ये क्या कैसे वो देखिए। तो रसिया में 1914 से पहले पॉलिटिकल पार्टीज जो थे वो लीगल थी। 1898 में सोशलिस्ट ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को फाउंड किया, उसकी स्थापना की, जो कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी में, आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म में बिलीव करती थी। पीछे हम तुमको बताए हैं कार्ल मार्क्स क्या बिलीव करते थे कि ऑल मैन आर इक्वल एंड प्रॉपर्टी एंड पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अमॉन्ग एवरी इंडिविजुअल इक्वली, है ना। तब सोशलिज्म है उनके अकॉर्डिंग। और सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। तो yes, throughout the 19th century, socialists were active in the countryside and formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. The party struggled for peasants' rights and demanded land belonging to nobles be transferred to peasants. Yes, 19th century, पूरा 19th century के दौरान सोशलिस्ट जो थे वो पूरे देश में कंट्री साइड में एक्टिव थे। उन्होंने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनाई 1900 ईस्वी में। एंड ये पार्टी जो है वो किसानों के अधिकार के लिए लड़ती थी, स्ट्रगल कर रही थी, और नोबल से ये डिमांड कर रही थी कि वो अपना लैंड जो है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र करें। पार्टी को में हालांकि आगे चल के फूट पड़ गई, दो गुट बन गए। एक किस चीज़ पे, तो स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस मुद्दे पे। अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर लेनिन जो कि एक सोशलिस्ट था, उसके अकॉर्डिंग रिप्रेसिव सोसाइटी, जैसा कि तैसारिस्ट रसिया में जिस तरह की रिप्रेसिव मतलब ऑपरेस करने, अत्याचारी शासन था, वैसे में ऐसे सोसाइटी में पार्टी शुड बी डिसिप्लिन। ऐसे माहौल में पार्टी को डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड क्वालिटी ऑफ मेंबर्स को ही इंक्लूड करना चाहिए। मेंबर्स किसी को भी इस पार्टी का मेंबर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि मेंबर्स बनाते समय नंबर एंड क्वालिटी का ध्यान रखा जाए। हालांकि मेंसेविक्स का जो ग्रुप था उसका ये मानना था, दूसरा जो ग्रुप था उसका ये मानना था कि पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, सबके लिए पार्टी के दरवाजे खुले होने चाहिए। तो इस मामले में, इस मुद्दे पे लेके पार्टी के अंदर ही, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी के अंदर दो ग्रुप बन गए। और आगे बोलता है, आगे का समय को डिस्क्राइब किया गया फ्रेज के साथ, एडजेक्टिव के साथ, टर्बुलेंट टाइम। 1905 के रिवॉल्यूशन को जो है बताया गया ऐसा समय जो कि काफ़ी टर्बुलेंट था, मतलब मुश्किलों से भरा हुआ। तो रसिया एक ऑटोक्रेसी थी, जैसा कि आप शुरू में ही पढ़े हैं। एंड इवन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी तसार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। 20th सेंचुरी एक ऐसा समय जब ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली द यूरोपियन कंट्रीज़ में, मोनार्की धीरे धीरे या तो ख़त्म हो रही थी, या फिर मोनार्की जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप से रिप्लेस हो रही थी। ऐसे समय में भी रसिया में अभी भी ऑटोक्रेसी थी। वहाँ का किंग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आने को तैयार नहीं था। रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 रसिया अलॉन्ग विद सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज वर्क विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, 1905 ईस्वी में क्या हुआ, ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 रसिया अलॉन्ग विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड पीजेंट्स को उसके साथ मिल के उन्होंने क्या किया, तो पीजेंट्स के लिए काम किया। एंड उन्होंने डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमको संविधान चाहिए, एक अलग संविधान। रशियन वर्कर्स के लिए उसी समय से, यानी फ्रॉम द ईयर 1904 से बुरे समय शुरू हो गए। कैसे, तो प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स बढ़ गए, और जो उनका जो रियल वेजेस था, महंगाई बढ़ गई, और जो उनका रियल वेजेस था उसको डिक्लाइन करके 20% तक उनकी मजदूरी में कटौती कर दी गई। इसके विरोध में वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स का चाहते थे रिडक्शन। 8 आवर्स जो वो काम करते थे उसमें रिडक्शन। एंड एन इंक्रीज इन वेजेस, उनको अपनी सैलरी में वेजेस में इंक्रीज चाहिए, एंड वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट चाहिए। ये सब डिमांड थी उनकी। इस प्रोसेसन पे पुलिस ने उनका जो डेमोस्ट्रेशन था, उनका जो प्रोसेसन था
उस पर जो पुलिस ने अटैक किया, और कोसैक्स व्हेन इट रीच द विंटर पैलेस, वहाँ पे जो है उस पर आक्रमण कर दिया पुलिस वालों ने। इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे, संडे को ये हमला हुआ था तो ब्लडी संडे के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और इस ब्लडी संडे के बाद सीरीज ऑफ इवेंट शुरू हो गए। इस तरह के बहुत सारे हमले, वायलेंस की घटनाएं हुई, जो कि 1905 का रिवॉल्यूशन जिसके कारण हुआ। ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन द सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड consultative parliament of Duma. After the 1905, most committees and unions worked unofficially since they were declared illegal. Yes. तो इस ब्लडी संडे के बाद सीरीज ऑफ इवेंट शुरू हुआ, जिसका नतीजा 1905 का रिवॉल्यूशन। और इस रिवॉल्यूशन का नतीजा ये निकला कि फाइनली किंग जो है वो एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट या दुमा जिसको नाम दिया गया, उसकी स्थापना के लिए तैयार हुआ। और 1905 के बाद ज़्यादातर कमिटीज एंड यूनियंस को अनऑफिशियली काम करना पड़ा, क्योंकि उनको ज़्यादातर उन कमिटीज़ को इलीगल घोषित कर दिया गया था किंग के द्वारा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसका रशियन एम्पायर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा हो। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर है। देखिए जैसा कि आपको पता 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 43-44 में भी 43 तक या 45 आई गेस 43-44। 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन दो यूरोपियन एलायंसेस थे, सहयोगी थे। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की था जिसको सेंट्रल पावर्स थे ये, और फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया एक तरफ था, जिसमें कि इटली और रोमानिया भी बाद में शामिल हुआ। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वॉर बिकेम पॉपुलर एंड ज़्यादा समय तक कंटिन्यू रहा। द सार ने रिफ्यूज़ टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द दमा। और लड़ाई के समय जो रसिया का किंग था वो उस समय देश की जो प्रमुख पार्टियां थी उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसके खिलाफ जो उसके प्रति जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे थिन होता जा रहा था, कमज़ोर होता जा रहा था। एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज डिफरेंट ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एंड द वेस्टर्न फ्रंट बिटवीन 1914 एंड 16। रशियन आर्मी को बुरी तरह से हार हुई जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया में। रशियन आर्मी ने क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया। क्यों? सो दैट कि एनिमी को प्रिवेंट कर सके, उन जमीन पे कब्जा करने से रोक सके। Country was cut off from other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. Baltic Sea के आसपास से जो उस देश में सप्लाईज होती थी एसेंशियल गुड्स की वो कट ऑफ हो गया। रेलवे लाइंस ब्रेक डाउन होने शुरू हो गए 1916 आते आते। एंड सिटीज़ में जो लोग थे, शहरों में रहने वाले लोग, उनके लिए ब्रेड एंड फ्लोर स्कार्स बन गया, बहुत मुश्किल से मिलता ही नहीं था। और विंटर 1916 आते आते ब्रेड शॉप्स पे राइट दंगे आपको देखने को मिलते। इतनी पैथेटिक सिचुएशन हो गई, यानी पूरा देश जो है वो तहस नहस होने के कगार पे था। और यहाँ से जो है आगे एक और इवेंट का कल्मिनेशन होता है, फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, जो कि इस इवेंट के बाद, इस रिवॉल्यूशन के बाद ऑफिशियली जो है वो मोनार्की रसिया से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, क्या होता है पहले ये जान लो। तो पेट्रोग्राड इज़ ए प्लेस, एक सिटी है जो कि दो तरह के लोगों में डिवाइडेड है। पेट्रोग्राड शहर के बीचों बीच एक नदी बहती है एक्चुअली, जिसका नाम रिवर नेवा है, यहाँ दिया भी होगा, ये रहा, है ना। तो रिवर नेवा, तो ऑन द राइट बैंक उस शहर पेट्रोग्राड सिटी इज डिवाइडेड अमॉन्ग इट्स पीपल। और राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा वर्कर्स के क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज थे। उस नदी के, उस शहर के दक्षिणी किनारे पे वर्कर्स के क्वार्टर्स थे एंड फैक्ट्रीज लोकेटेड थे। और लेफ्ट बैंक पे फैशनेबल एरियाज, एलिट क्लास के शॉप्स थे, विंटर पैलेस था और ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी। फूड शॉर्टेजेस ने डीपली अफेक्ट किया वर्कर्स क्वार्टर्स को उस समय। ऑन द राइट बैंक ए फैक्ट्री वाज शट डाउन। राइट बैंक पे जो दक्षिणी की राइट वाला मतलब दाहिना जो भाग था किनारा, उस पर एक फैक्ट्री शट डाउन हो गया फरवरी 22 में। वुमेन ने भी लेड द वे टू स्ट्राइक एंड इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल वुमेंस डे। गवर्नमेंट ने उस पूरे फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स के आसपास के एरिया में कर्फ्यू लगा दिया, क्योंकि सारे वर्कर्स इसी तरफ मार्च कर रहे थे। डुमा वाज सस्पेंडेड ऑन 25 फरवरी। डुमा जो कि क्या था, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। स्ट्रीट थ्रॉन्ग्स विद डेमोन्स्ट्रेटर रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड एंड वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। हाँ, पूरा जो गली था, पूरा जो स्ट्रीट था वो थ्रॉन्ग मतलब भर गया किस चीज़ से, तो डेमोन्स्ट्रेटर प्रदर्शनकारियों से,
जो कि स्लोगन्स नारे लगा रहे थे, ब्रेड एंड वेजेस की मांग कर रहे थे, डेमोक्रेसी बहाल करने की मांग कर रहे थे और बेटर आवर्स ऑफ वर्किंग की डिमांड कर रहे थे। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी, वहाँ का जो नेशनल फोर्स था उसको बुलावा भेजा सरकार ने, लेकिन आर्मी ने इनोसेंट लोगों पे गोली चलाने से मना कर दिया। ठीक है, लेकिन और उसके बाद क्या हुआ, तो सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स दोनों गैदर्ड होकर उन्होंने एक सोवियत बनाया, एक यूनियन, एक काउंसिल बनाया उसी सेम बिल्डिंग में जहाँ पे डुमा की मीटिंग हुई थी, और इसको पेट्रोगार्ड सोवियत का नाम दिया गया। ठीक है, सोवियत लीडर्स एंड डुमा लीडर्स ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सरकार देश में स्थापना करी, एक वैकल्पिक सरकार, कार्यकारी सरकार। एंड रसिया का फ्यूचर अब डिसाइड होता कैसे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, जिसका चुनाव होता यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पे। सफरेज मतलब राइट टू वोट, यानी रसिया में अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना होती। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कौन चुनते, तो उस शहर के, उस कंट्री के एडल्ट वोटर्स। तो पेट्रोगार्ड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की, और पेट्रोगार्ड से क्या हुआ, तो पेट्रोगार्ड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, जिससे कि क्या हुआ, फाइनली मोनार्की 1917 ईस्वी में जाके खत्म हो गई थी। इसीलिए पेट्रोगार्ड रिवॉल्यूशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे फरवरी रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि फरवरी में ऐसे कौन कौन से काम हुए, सिविल वॉर फिर कैसे हुई, सोशलिस्ट पार्टी कैसे बना, अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंज हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन का ग्लोबल लेवल पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इट विल बी बेटर इफ यू रीड दीज टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट क्लास, दैट वुड बी द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर। तो आई होप उसमें हम आपका सारा टॉपिक जो है वो कवर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।